अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू बैक माय चैनल नॉवेल्स हब्स। तो जो हम लोग की नॉवेल है धड़कनों का अमीन असलम अना इलियास, चलिए जी बढ़ते हैं इस नॉवेल की आज की हमारी दूसरी किस्त की जानिब। जिस लम्हे इसकी आंख खुली सर शदीद भारी हो रहा था। बमुश्किल इसने आंखें खोली, सर को थामे वो आहिस्ता से उठकर बैठी। लेकिन जो ही निगाह इर्द गिर्द के माहौल से मानूस हुई, उसकी अध खुली आंखें पट से खुल गई। वो अपने कमरे में नहीं थी, ये तो कोई और ही कमरा था। छोटा मगर डबल बेड था। सामने दीवार गिर अलमारी थी। छत छत छोटी थी और दीवारें लकड़ी की बनी हुई थी। बेड के करीब चीते की शक्ल की रक बिछी थी। नाइट बल्ब की रोशनी भी खासी तेज थी। दाएं जानिब जैसी उसने नजरें घुमाई, कोई बहुत तवज्जो से उसकी जानिब देख रहा था। कंधों से भी नीचे आते घने बाल, वैसी ही घनी सियाह मूछें और दाढ़ी, रोशन चमकती आंखें, तनी हुई भवें, मुस्कुराते लब, रात की तारीख के हमरंग। इसने काली शलवार कमीज और कंधों पर काली ही शालें रखी थी। हाथों में और गलों में ढेरों चैनें मौजूद थी। हाथों में भी बेहिसाब अंगूठियां और पांव में पेशावरी चप्पल। एक टांग दूसरी टांग पर बड़े क्रोफर में टिकाए, एक बाजू कुर्सी के पीछे रखे, सीधे हाथ की कोहनी कुर्सी की हत्ती पर टिकाए, हाथ की मुट्ठी बनाकर होठों के आगे रखे वो यमामा के फक चेहरे को बड़ी तवज्जो और किसी कदर प्यार से देख रहा था। तो तुम, यमामा शायद जिंदगी में पहली बार किसी के सामने हकलाई थी। तुम्हारा खादिम। बड़ी अदा से मुट्ठी होठों के आगे से हटाकर आंखों को लम्हा भर के लिए बंद करके अपने गंभीर लहजे में बोला। यमामा ने गुस्से से एक नजर उस पर डालकर हाथों पर सर गिरा लिया। क्या हुआ अजीजम? यमामा खामोशी से बेहोशी से पहले का वाकया याद करने लगी। इसे याद आया कि इसी की एक हम शक्ल लड़की रात में किसी केस के सिलसिले में इसकी फ्लैट में आई थी, और बस फिर वो दरवाजा खुलते ही तेजी से अंदर आई और इसके मुंह पर कोई तेज दवाई वाला कपड़ा रखा। कूच करने का प्रोग्राम तो नहीं? इसकी गंभीर आवाज इसे वापस हाल में खींच लाई। किस कदर घटिया इंसान हो तुम? सर उठाकर दाई जानिब उसे देखते हुए अपनी मखसूस निडर मगर तासुब भरे लहजे में बोली, नवाजिश, कुछ और तारीफ करो ना। वो भी कहाँ बाज आने वालों में से था। मुस्कुराहट दबाया, इसका गुस्सा तपता हुआ चेहरा नजर भर कर देखा। मैंने तुम्हारा तो कभी कोई केस नहीं लड़ा, न मुझे तुमसे कोई सरोकार। फिर मेरे साथ ये सब करने की वजह? अब की बार वो बेड से उठकर खड़ी होती, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं जानिब टिकाए इसे बाज पड़ोस शुरू कर चुकी थी। हाय सोनियो, यही तो गलती आपसे सरजद हुई। तुमने कभी मुझ पर नजर करम ही नहीं की। बस यही बात दिल को ठा करके लगी। इसके मुकाबिल खड़े होते बड़े अंदाज से दिल पर हाथ रखकर बोलता इसे जिच कर रहा था। अच्छा, बड़ा गम है। मुझे छोड़ो, फिर देखो तख्तादार पर ना लटका दिया तो मेरा नाम भी यमामा नहीं। बाजू सीने पर बांधते सर झटकते से चैलेंज किया। ना ना ना, अब तो गलती सरजद हो गई, अब कोई तलाफी नहीं सिवाय। थोड़ा सा और फासला समेटते अब के बार वो हल्का सा उसकी जानिब झुका। यमामा ने नागवारी से इसकी यह हरकत देखी, सिवाय मेरे करीब रहने की। आंख दबाकर शरीर मुस्कुराहट इस पर उछलता पीछे हुआ। देखो, तुम्हारी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। मुझे अपनी जिंदगी से वैसे भी कोई मोहब्बत नहीं, और इसे खत्म करते मुझे कोई दुख भी नहीं होगा। लिहाजा तुम जो नापाक इरादे लेकर मेरी जानिब आए हो, बेहतर है कि इन्हें इरादे ही रहने दो। सोचने का हक तुम्हें था, तुमने सोचा, मगर इसके पूरे ना होने या होने का इख्तियार अब मेरे पास है। लिहाजा मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अभी से पीछे हट जाओ, वरना मैं बहुत जहरीली हूँ। यह मामा की वार्निंग पर वो मसनूई हैरत से उसे देखते हुए हौले हौले सर हिलाने लगा। यही अंदाज तो मार डालते हैं मुझे, मगर तुम्हारे हुसूल से पहले मैं मरना किसी सूरत गवारा नहीं करूंगा। झुककर कुर्सी के पास रखे टेबल से अपना मोबाइल उठाते वह दरवाजे की जानिब बढ़ा। ओ मिस्टर, किधर? मुझे छोड़ पहले। यमामा इसे खामोशी से दरवाजे की जानिब बढ़ते देखकर चिल्लाई। अपनी तरफ से वैसे काफी आई दिखा चुकी थी। कहाँ छोड़ दूं? दिल की जमीन पर छोड़ दिया है तुम्हें, और बदकिस्मती से एक ही दिल है। 10-12 होते तो सब पर छोड़ देता। मुड़कर इसे देखते हुए सी मोहब्बत भरी टोन में बोला, तुम्हारा मसला क्या है? या अल्लाह, देखो शहंशाह, ये जो कोई भी हो तुम, मुझे प्लीज वापस छोड़ कर आओ। मैं तुम्हारी किसी काम की नहीं। ना ये थर्ड क्लास मोहब्बत भरे डायलॉग्स में मैं पिघलने वाली हूँ। मैं एक सब्जी वाले की मोहब्बत तो कबूल शायद कर लूं, लेकिन एक दहशतगर्द, क्या सोचकर तुमने ऐसी सोचा थी? वो शदीद उलझन का शिकार थी, कैसे इस मुसीबत से निकले। वो अब थोड़ा लहजा नरम रखकर इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने भी शहंशाह था, लोगों को हराने वाला, राज करने वाला, अपनी मनवाने वाला। अपनी फितरत से कैसे हटता? मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। मेरी फुलझड़ी,
मगर मसला ये है कि इस बार शहंशाह के दिल ने दगा किया है और शहंशाह ने पहली बार दिल की सुनी थी। अब इतनी आसानी से तो मैं अपने दिल की नाफरमानी नहीं कर सकता ना। हाथ बांधे बड़े अजब से वो इसे सब कहानी सुना रहा था, जैसे ये सब सुनने ही तो यमामा यहाँ आई है। तो मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं बकवास कर रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है तो बस जाना है। यमामा अब की बार तैश में आ चुकी थी। अगर ये तुम्हारी नरमी है तो मेरी जान, तुम्हारा जलाल क्या होगा? चलो आज वो भी देख लेते हैं। बड़े आराम से अब की बार वो वापस मुड़ा और कुर्सी पर जाकर उसी अंदाज में मुट्ठी होठों पर टिकाए बैठ गया। तुम किस किस्म के ढीठ हो? मुझे वापस भेजो, बस अभी और इसी वक्त। वो भी मुड़कर इसके सर पर खड़ी हुक्मी अंदाज में बोली, दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। मैं भी देखूं बगैर किसी असला के बैठा हूँ। तुम्हारे पीछे भी नहीं आऊंगा। जाना चाहती हो शौक से जाओ, सब दरवाजे खुले। इसके इतनी आसानी से मान जाने पर यमामा ने मशकूक नजरों से उसे देखा। अब जाओ भी, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? या फिर ये चांद चेहरा दिल को भा गया है? एक आंख दबाए वो फिर शौक लहजे में बोला। यमामा इसके चेहरे पर लानत भेजती दरवाजे की जानिब मुड़ी। इसलिए मौका गंवाना नहीं था, साथ ही साथ पीछे मुड़कर देखती कहीं वो पीछे आ तो नहीं रहा। कमरे से निकलकर छोटी सी राहदारी के पास सीढ़ियां पीछे की जानिब जा रही थी। एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज था। मध्यम रोशनी हर सूख फैली हुई थी। नीचे उतरने तक इसे एहसास हो गया था कि उसकी और शहंशाह के अलावा इस वक्त यहाँ कोई नहीं था। सीढ़ियों से उतर कर एक छोटा सा सिटिंग रूम था। इर्द गिर्द भी चंद कमरे थे, लेकिन यमामा को इस वक्त इस कॉटेज का जायजा लेने का कतई कोई शौक नहीं था। तेजी से वह दाखिली दरवाजे की जानिब बड़ी आहिस्ता से इसका लॉक घुमाकर तस्दीक की कि आया लॉक है या नहीं। मगर हैरत ज्यादा रह गई जब वो दरवाजा भी इसे खुला हुआ मिला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंधेरी रात में जो कुछ इसे बाहर दिखाई दिया वो कोई आम जगह नहीं बल्कि कोई पहाड़ी इलाका था। अंधेरे में आंखें फाड़ने पर इसे अंदाजा हुआ कि इस कॉटेज के बाहर एक पतली सी पगडंडी, एक जानिब घना जंगल, ऊंची ऊंची चोटियां थी, जबकि दूसरी जानिब गहरी खाई थी। और वो कहाँ और किधर थी? अपने शहर में तो हरगिज नहीं थी, और यहाँ से बाहर जाने का क्या रास्ता था? वो बिल्कुल अनजान थी। दो कदम जो बाहर निकाल चुकी थी, आहिस्ता से दो बार दहलीज के अंदर किए, बेबसी से दरवाजा बंद करके इससे माथा टिका दिया। न जाने ये खबीस इंसान इसे कहाँ ले आया था। इस पैर वो बाहर जा ही नहीं सकती थी, बाहर जाने का कोई फायदा ही नहीं था। अरे अभी तक यही खड़ी हो गई नहीं। अपने पीछे शहंशाह की आवाज सुनते इसका दिल किया इस बदतमीज शख्स का सर फाड़ दे। वो जानता था कि इस वक्त वो यहाँ से नहीं निकल सकती। वो जानता था वो उसे कहाँ उठा लाया, तभी इतने सुकून से इसे जाने की इजाजत दे दी थी। कहीं दहशत से बेहोश होने का इरादा तो नहीं। इसके फिर से बुलाने पर वो सीधी होती इसकी जानिब मुड़ी। तुम ढीठ होने के साथ साथ एक कमीने इंसान भी हो। गुस्से से इसे ऐसे देखा जैसे नजरों से ही खा जाएगी, और कोई तारीफ रहती है तो वो भी कर दो। वैसे अब अपनी जिंदगी की हर सुबह हर रात इन्हीं तारीफी कलमात से सुनने का सोचे बैठा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरोगी। इसकी बेबसी पर जेर लब मुस्कुराते हुए वो चमड़े के बने खूबसूरत जेब सोफे पर बैठ चुका था। अपने इसी मगरूर अंदाज में हसरत ही रहेगी। वो भी एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली, तो क्या फिर मेरी मोहब्बत में कैद होकर प्यार भरी बातें करोगी? वो साफ इसका मजाक उड़ा रहा था, मर कर भी नहीं। तुम्हारी मंसूबा बंदी पर चोट की थी, दिन और रात वाली। इंशाल्लाह इस तारीख रात के बाद अगला कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब तुम्हारी ये फजूल शक्ल देखूं। जवाबी कार्रवाई करके वो सीढ़ियां चढ़ गई। इतना तो अंदाजा हो गया था इसकी नीयत गलत नहीं, वरना अभी तक इसकी कड़वी कसीली बातों पर कम ज़र्फ मर्दों की तरह अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर चुका होता। कहीं आज रात मरने की इरादे तो नहीं? इसे सीढ़ियां चढ़ता देख वो फिर से बोला, मरे मेरे दुश्मन। शहंशाह की ही बात इसे लौटाई। इसका कहना बेसाख्ता था। अरे हम तो आपके असीरों में से हैं। वो भी ऊंची आवाज में बोलते इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। जवाब में दरवाजा जिस जोरदार अंदाज से यमामा ने बंद किया, वो जवाब ही शहंशाह के लिए काफी था। वो खुद उठकर दूसरे कमरे की जानिब बढ़ गया। इसकी चीथी इतना ही निडर और बेखौफ होनी चाहिए था जितनी कि वो थी। मजाल के एक आंसू भी बहाया हो या तल्ले मिन्नतें की हो, वो किसी भी खतरनाक सिचुएशन में जज्बात को अकल पर हावी नहीं होने देती थी, और यही इसकी अब तक की कामयाबी थी। इसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि किस दहशतगर्द के हाथ वो लगी है। बस अब इन हालात से नबरिद आज़मा होने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना था, ये आज रात इसे सोचना था। नाइल आया नहीं अभी तक।
महक तहज्जुद के लिए उठी। इनकी आदत थी जब भी तहज्जुद के लिए उठती नवाफिल पढ़कर नाइल के कमरे की जानिब जाती, आयत पढ़कर इस पर फूंक मारती और फिर वापस अपने कमरे में आती। आज जिस वक्त वो नवाफिल पढ़कर इसके कमरे में गई, कमरा खाली। बेशक शिकन चादर से अंदाजा हो गया था कि वो आज रात फिर से नहीं आया। अपने ना आने का वो महक को कभी नहीं बताता था। हाँ, बाप को जरूर खबर कर देता था। वो नीचे अपने कमरे में आई जहाँ शम्स भी जाग चुके थे और कुरान की तिलावत में मसरूफ थे। उन्होंने कुछ भी कहने से एहतजाज किया। एक तो आप बाप बेटे की ये राज और न्याज मुझे समझ नहीं आते। आपकी भी अनोखी फौज की नौकरी है जिसकी मिस्ट्री मैं कभी हल नहीं कर सकी। बेटे को भी अपने नक्शे कदम पे चला रहे। इसकी इसकी तो फौज की नौकरी भी नहीं, पता नहीं किस किस्म की नौकरी करता है। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो गलत कामों में पड़ा ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। किस मुश्किल से अल्लाह ने नवाजा है उसे। वो मुसलसल बोलती जा रही थी और हर बार ऐसा ही होता था जब जब वो घर से बाहर जाता और इसी तरह का गुस्से का इजहार करती। कुछ नहीं होगा बेगम, आप खामखा परेशान होती है। वो कुरान बंद करके अपने इसे सीने से लगाते खड़े हुए अलमारी में ऊपर करके रखा और इनके जानिब पलटे। मुझे ये बताए, वो इतने महीनों जब गायब होता है तो कौन सी ट्रेनिंग करता है? शम्स देखिए, सब आपकी बात, मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया मगर बेटे के लिए ये सब नहीं करूंगी। हाँ तो मैं कौन सा बिगड़ गया? वो मुस्कुराते हुए इनके कंधे पे हाथ रख कर बोले, हाँ तो मैं तब मौजूद थी ना, आपको लगामी कसने को। इस लड़के का मैं क्या करूं? कहीं और मानता ही नहीं। बस एक ही जिद है कि वो नहीं तो कोई नहीं। अब हम कहाँ से उसे लेकर आए? माँ थी ना, कैसे बेबस न होती। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे, अल्लाह इसके लिए बेहतरीन रखा होगा। इन्हें बेड पर बिठाते हुए वो इनके साथ बैठे। मेरी तो हर लम्हा यही दुआ है कि अल्लाह अगर वही उसकी किस्मत में है तो किसी तरह उसे जिंदा कर दे। या उनकी आवाज भराने पर शम्स ने इन्हें साथ लगाया। क्या हो गया? आपके इतने बहादुर बेटे की माँ है, इस तरह मत करे। इनके कुछ सलाहते इन्हें तसल्ली देने लगे। कब तक आएगा? महक के सवाल पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कल दोपहर तक आएगा। फिर खूब इसके कान खींचना, मैं तो नौकरी पर होगा। आपके दिल के अरमान निकालना। इनके तंग करने वाले अंदाज पर नम आंखों के समेत मुस्कुरा उठी। महकी तो जान थी नाइल में, वो दूर हो जाता तो उनकी जान पर बन जाती। इसी को सोचते वो फिर से मसल्ला बिछाकर इसकी हिफाजत और खैरियत की दुआ करने लगी। सुबह नाश्ते की मेज पर वो दोनों आमने सामने बैठे थे। लगता है रात भर सोई नहीं। समी ने वकार की सुर्ख आंखों को देखकर कहा, मैं तब तक न सुकून से सो सकता हूँ न ही चैन से कुछ भी कर सकता हूँ जब तक वो मनहूस लड़की मर खप नहीं जाती। वकार सामने मौजूद चाय के कप को घूरते हुए बोला, मैंने भी अभी अपने बंदे को फोन किया था। फिलहाल तो इसके फ्लैट में कोई हलचल नहीं है। जैसे ही वो निकलती है मेरा बंदा इसे फॉलो करेगा। समी ने अब तक की सूरत हाल बताई। ठीक है, वकार सपाट लहजे में बोला। इसी लम्हे समी की मोबाइल की रिंग बजी। हेलो। हाँ, क्या हालात है? समी की बात पर वकार उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अच्छा, निकल पड़ी है, वेरी गुड। बस प्लान के मुताबिक काम होना चाहिए। समी की पुरजोश लहजे पर वकार कुछ देर पहले की बिजारियत कैफियत से बाहर आ चुका था। इसने घड़ी की जानिब देखा जहाँ सुबह के 10 बज चुके थे। क्या बना? समी ने जो ही फोन बंद किया वकार ने बेचैनी से पूछा। हालांकि वो जान चुका था वो कोर्ट जाने के लिए निकल खड़ी हुई है। तुम भी अपने बंदे से कहो कि उनके पीछे लग जाए। समी की हिदायत पर इसने फौरन अमल किया। हेलो। हाँ मुबशिर। अच्छा ठीक है, तुम इसे देख चुके हो। चलो ये बात तो बहुत अच्छा हो गया। बस तुम भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लो। इसने मुबशिर को भी वही हिदायत दी जो समी ने कही थी। बस यार अब काम हो जाए। वकार ने फोन बंद करते ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। होगा होगा, मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, तुम फिक्र मत करो। बस अब थोड़ा रिलैक्स होकर चाय तो पियो। समी ने इसे तसल्ली दी। वो अपने कप की जानिब मुतवज्जा हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, फरहान ने आज लेट ऑफिस जाना था। रात में यमामा ने जो पार्टी दी थी वहां से वापस आते ही वो काफी लेट हो गया था, लिहाजा सुबह इसने ऑफिस लेट जाने का सोचा। अभी थोड़ी देर पहले ही वो लॉन्च में आया। रबिया उसके उठते ही इसके लिए नाश्ता बनाने किचन की जानिब चल पड़ी। इस टीवी ऑन ही किया था कि ब्रेकिंग न्यूज का सुनते ही चैनल चेंज करता हाथ वही रुका। मशहूर वो मारूफ वकील यमामा सिद्दीकी, जिन्होंने पिछले दिनों ही एक मशहूर सियासतदा का केस लड़ा और कल इस सियासतदा के घराने एक सरबराह को सजा दिलवाने में कामयाब हो गई। मगर अभी थोड़ी देर पहले वो घर से ऑफिस के लिए निकली ही थी कि कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी सड़क पर लहराई और सड़क के साथ बने फुटपाथ पर चढ़ गई। वही मौजूद एक दरख्त के साथ बुरी तरह टकराई। मौके पर ही इनके पीछे आती गाड़ियों में से
एक ने उन्हें निकाल कर अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया और जख्मी हालत में इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हमारे नुमाइंदा उसी जगह मौजूद है जहाँ अब से कुछ देर पहले यमामा सिद्दीकी की गाड़ी ट्रक से टकराई थी। जी राहिल, आप भी वही है? तो नाजरीन को बताइए कि ये सब कैसे और कब हुआ। वो न्यूज एंकर को अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी निभाने लगी, मगर न्यूज सुनते ही फारान की हालत बुरी थी। टीवी पर दो स्क्रीन चल रही थी, एक में यमामा की गाड़ी की हालत दिखाई जा रही थी, दूसरे स्क्रीन पर इसकी मुस्कुराती तस्वीर थी। रबी इसके लिए नाश्ता लेकर जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, सामने मौजूद एलसीडी पर यमामा की तस्वीर देखते ही एकदम परेशान हुई। क्या हुआ है? वो खौफजदा आवाज में फारहान से बोली, जो इस लम्हे साकित बैठा था। न्यूज एंकर फिर से वही सब दोहराने लगी। एकदम फारहान अपनी जगह से उठा। मेरी बच्ची। राबिया के मुंह से सब सुनकर चीखनुमा आवाज निकली। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फरहान अपने कमरे की जानिब पड़ा। चंद मिनट बाद ही वॉलेट, मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाए वो तेज कदमों से वापस आया। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसकी संजीदा आवाज पर रबिया, जो टीवी देखते साथ रो रही थी, गर्दन मोड़ कर फरहान को देखा। मैं भी चलूंगी। इसे माँ बनकर प्यार दिया था, कैसे ना इस वक्त तकलीफ से गुजरती। माँ, अभी आपका वहां जाने का फायदा नहीं है। मैं जाकर इसकी कंडीशन देखूं। आप बस दुआ करें, बाबा को कॉल कर देना। वो इनके करीब आकर इनके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली देते हुए बोला, मुझे फोन करके इसकी पल पल की खबर देना। आंसू साफ करते हुए भर्राई हुई आवाज में बोली, जी वो बस इतना ही कह सका था, और तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। रात में सोचते सोचते न जाने कब इसकी आंख लगी। सुबह जब इसकी आंख हुई, इस वक्त वो रात वाली ही पोजीशन में चीते की शक्ल बनी हुई राख पर बैठी थी। सर और बाजू बेड पर धरे थे। सर घुमाकर इधर उधर देखा। दाएं जानिब की दीवार पर घड़ी नजर आई। 11 बज चुके थे। इतना इसे याद था कि फजर की नमाज तक वो जागती रही थी, और नमाज पढ़कर ही वो सड़क पर बैठी बैठी आगे का लाहिया अमल तय करने लगी थी। कमर को थोड़ी देर दाएं बाएं करके जिस्म का अकड़पन दूर किया। दुपट्टा शानों पर ठीक किया। बाल अध खुले ही थे। इन्हें उतार कर बालों को थोड़ा सा ठीक कर दोबारा बालों में लगाए। दरवाजा धकेला तो वो खुला हुआ ही मिला। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर आई। सीढ़ियों को सिरे पर खड़े होकर नीचे लाउंज में जाकर सामने ही मेज पर नाश्ते का सामान रखे इससे निभृत आजमा होता हुआ शहनशाह नजर आया। यमामा का हलक तक कड़वा हो गया। धप धप करती नीचे आई। कदमों की आवाज सुनकर भी शहनशाह की मसरूफियत में कोई असर न आया। वो इसी दिल फशानी से नाश्ता करने में मसरूफ रहा। मुझे आज वापस छोड़ कर आओ, इसके सर पर खड़ी से हुक्म देने वाले अंदाज में तड़क कर बोली। चाय पीते हुए शहनशाह ने सीधा होते इसके गुस्से से भरपूर चेहरे का भरपूर अंदाज में जायजा लिया। फिर कमर सोफे की पुष्ट से टिकाता इसे नाश्ता करने का इशारा किया। नाश्ता करेगी मेरी जुत्ती। अपनी बात नजरअंदाज किए जाने पर यमामा का दिमाग मजीद घूम गया। इस पर शहनशाह के अंदर तक झांकती आंखें और चेहरे पर खुलने वाली मुस्कुराहट और चमक। अरे वाह, तुम्हारी जुती भी नाश्ता करती है। भाई, ऐसी जिद्दत तो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। तुम और तुम्हारी हर चीज में बहुत अनोखी है। साफ मजाक उड़ाता लहजा था। तुम्हें एक बकवास की समझ नहीं आती। मुझे वापस छोड़ कर आओ। अब वो हलक के बल चिल्लाई। शहनशाह ने नागवारी से कान में उंगली डालकर घुमाई। आहिस्ता बोलो, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। मुझे तुम्हारी आवाज, आहिस्ता आवाज में कहीं हर बात भी समझ आ जाएगी। इत्मीनान बरकरार था। और तो और अब एक टांग पर दूसरी टांग टिकाए वो मजे से चाय पीने में मसरूफ था, जैसे यही सब करने तो आया हो। तुम्हारा आखिरी मकसद क्या है मुझे यूं अगवा करने का? कौन सा काम मुझसे निकलवाना चाहते हो? मुझे बताओ। मेरे बस में हुआ तो मैं आज ही कर दूंगी, मगर प्लीज मुझे वापस छोड़ाओ। देखो, अभी मैंने एक बहुत जरूरी केस पर काम कर रही हूँ। मेरे इस तरह अगवा होने से मेरी जिंदगी का असल मकसद खत्म हो जाएगा। अब की बार वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ के इसे समझाने वाले अंदाज में बोले। फिर ये समझो कि मेरी जिंदगी का भी यही मकसद है। शहनशाह ने इसके चेहरे से बमुश्किल नजरें हटाकर नजरें कब पर थी। क्या लड़कियों का अगवा करना तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? वह अचंभे से किसी कदर तंज से बोली। ओह नहीं जल्दी कुड़िए, तुम अकेली ही हजारों के बराबर हो। अब कितनी बार बताऊं कि तुम शहनशाह के दिल को भाग गई हो। अब दिलों के मामले तो कुछ नहीं देखते, कोई मजबूरी, कोई मसलहत ना। खाली कप टेबल पे रखते हुए इसे एक बार फिर नाश्ते का इशारा किया। एक काम करो, मुझे जहर खिला दो, वो दांत पीसते बोली। इसकी झंझलाहट पर शहनशाह का कहका बेसाख्ता था। तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं, शायद तुम ये दांत पीसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। अब वो सोफे के साथ पुश टिकाए, दाया हाथ दाढ़ी पर टिकाए मजे से इसका तिल मिलाता चेहरा देख रहा था। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी सोच। इसका बस नहीं चल रहा था कि शहनशाह के इस लम्हे टुकड़े टुकड़े कर दे। हाय, भाड़ में तो मैं वाकई चला गया हूँ। अब देखो ना, तुमसे मोहब्बत करने के बाद तो लगता है कहीं का नहीं रहा। भाड़ ही मुनासिब जगह है। यमामा
ने तीखे छुतोने से उसे देखा, फिर खामोशी से इसे नजरअंदाज करके इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। साथ ही साथ दिमाग में यहाँ से भागने के मंसूबे बनाने लगी। शहंशाह भी खामोशी से इसका जायजा लेने में मगन था और यमामा इसकी खुद पर जमी नजरों से अच्छी तरह वाकिफ थी। यहाँ से बाहर जाने के मंसूबे मत बनाओ, बज़ाहिर तुम्हें यहाँ कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे बंदे हर पल यहाँ की निगरानी कर रहे हैं। अब की बात शहंशाह अपने मखसूस गंभीर मगर किसी कदर संजीदा लहजे में इसे तंबीह करने लगा। अगर मुझे जानने का दावा है तो इतना अच्छी तरह जानते होगे कि मैं आम दब्बू लड़की नहीं जो सुकून से बैठ जाऊं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं यहाँ से निकल कर भागूंगी, चाहे जितने मर्जी पहरे बिठाऊं। आपकी बार वो भी रिलैक्स अंदाज में कमर सोफे से टिकाए इसके अंदाज में बैठ गई। मेरी जान जिगर दब्बू हो ही नहीं सकती। शहंशाह के लोफराना अंदाज पर वो जो सुकून से बैठी थी एक बार फिर इसकी रगे तन गई। खैर नाश्ता करो, खाली पेट न तुम्हारा दिमाग चलेगा न ही मंसूबे बन सकेंगे। खुद में जान शान लाओ ताकि मुकाबला करने में मजा भी है। शहंशाह अपनी जगह से उठकर सामने बनी कमरों में से एक की जानिब चल पड़ा। यमामा की चुपती नजरों ने इसका पीछा किया, फिर सर झटक कर वो सामने रखे उबले अंडे, जैम और स्लाइसिस की जानिब मुतवज्जह हुई। खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। वो जो भी था इतना तो इसे अंदाजा हो गया था कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिलहाल तो इसे ऐसे ही लगा था। जब तक फरहान वहां पहुंचा तब तक डॉक्टर्स ने यमामा के मरने की तस्दीक कर दी। मुझे इसकी डेड बॉडी देखनी है। फरहान इस वक्त सब की इंतहाओं पर था। इमरजेंसी के बाद मीडिया का रश था। डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद यमामा का चेहरा मस्त हो चुका था और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा था कि इसने कोई जहरीली शराब पी है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। फरहान को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। सॉरी सर, इस वक्त हम किसी को भी डेड बॉडी तक जाने नहीं दे सकते। वहां मौजूद एक डॉक्टर ने इसे अंदर जाने से रोका। वो मेरी फैमिली थी जिसे हम जानते हैं, लेकिन अभी ये मामला पुलिस केस से मुकम्मल तौर पर निकल जाए फिर हम डेड बॉडी आपके हवाले कर देंगे। इस डॉक्टर की बात फरहान से गुस्से से घूरा। फिर वहां पर मौजूद पुलिस के बंदों के पास गया। वो सब फरहान को वकील की हैसियत से बहुत अच्छी तरह जानते थे। इन सब से बात क्लियर करवा कर वो इस मामले की मजीद कवरेज खत्म करवाई। पुलिस के कहने पर डॉक्टर ने डेड बॉडी फरहान के हवाले की। इसका चेहरा तो पट्टियों में जकड़ा हुआ था मगर कानों में मौजूद इयररिंग्स जो खून में लिथड़े हुए थे, फरहान इन्हें बहुत अच्छे से पहचानता था। अभी कल रात की पार्टी में इसने यही इयररिंग्स तो पहने हुए थे। जसामत भी सब यमामा की थी। सुर्ख आंखों से वो इसे यूं मौत की आगोश में सोए देख रहा था। आंसू आंखों से बहने को बेताब थे। जिस यतीम खाने में यमामा पड़ी भली थी इसके ऑनर सिद्दीकी साहब भी वही मौजूद थे। गम से निढाल वो इसका मुर्दा वजूद देख रहे थे। एम्बुलेंस में वो यमामा की डेड बॉडी के साथ बैठ गए और फरहान अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब रवाना हुआ। अभी इसने पुलिस से मजीद तफ्तीश रोकने का कहा। वो खुद इसकी गाड़ी देखना चाहता था मगर इससे पहले इसे यमामा की तदफीन के जरूरी मराहिल तय करने थे। इसे ये यकीन ही नहीं था कि यमामा ने शराब पी होगी। गाड़ी चलाते डॉक्टर की इसकी सारी बकवास पर इसका दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। वो इसे बहुत अच्छे से जानता था। यमामा ने आज तक कभी किसी नशे को हाथ तक नहीं लगाया था। वो तो इन सब चीजों से नफरत करती थी। फरहान ने पुलिस को कहकर इसका फ्लैट भी सील करवाने का कहा था। पुलिस फिलहाल फरहान की फैमिली को इजाजत के बगैर इसके फ्लैट की छानबीन नहीं कर सकती थी। मुबारक हो दोस्त। वो दोनों इस वक्त टीवी पर चलने वाली खबर देखकर खुशी से बगलगीर हुए। समी ने इसे खुशी से भरपूर लहजे में मुबारकबाद दी। ये सब तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था दोस्त। वकार इसकी पीठ थपकते हुए बोला। आज तो हम जश्न मनाएंगे। वकार खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ बोला। दोनों यमामा की मौत की तस्दीक पर बेहद खुश थे। क्यों नहीं, समझे अब सुकून के दिन आने वाले हैं। समी और फिर वो सोफों पर बैठ चुके थे। वकार पास पड़े इंटरकॉम पर बेल थी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम हाथ बांधे अंदर आया। भाई आज रात क्लब में जबरदस्त पार्टी होगी, वहां की सफाई वगैरह कराओ, जितनी शराबें खत्म हो चुकी है गोदाम से नई बोतलें निकलवाओ, साथ में बारबेक्यू का भी इंतजाम हो। और हाँ, वो जो बैक साइड पर गेस्ट रूम्स का एरिया है वहां की भी सफाई करवाओ। आज हम भरपूर तरीके से जश्न मनाएंगे। सभी हिदायत देते हुए वो सोफे पर मजीद फैल कर बैठा। जिगर तुम्हें आज खुश कर देंगे। साथ वाले सोफे पर बैठे समी के बाजू पे हाथ रखकर जोर से दबाते हुए वो जोर से बोला। बताओ कौन सी मॉडल या एक्टर्स मेरे जिगर को पसंद है, आज उसे बुलाते हैं तेरे लिए। वांग दबा कर बोला। अरे यार, मैं तो अरसा हुआ शोबिस की दुनिया से ही दूर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आजकल कौन कौन है यहाँ। समी साहब गोई से बोला। चल फिर तेरे लिए अपनी मर्जी की फिट
वाली मॉडल का इंतजाम करते हैं। तूने मुझे खुश किया, अब तुझे खुश करना भी तो मेरा फर्ज है ना। फिर से एक आंख दबाते खबासत से हंसते हुए बोला। समी ने भी इसकी हंसी में इसका भरपूर साथ दिया। यमामा को दफनाने के बाद फरहान सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसकी गाड़ी की दरख्त से टकराई थी। वहां पहले से ही पुलिस ने अपने बंदे भेजकर इस जगह को भी सील कर दिया था। फरहान गम से निढाल इस जगह पहुंच चुका था। इसे जरा बराबर भी उम्मीद नहीं थी कि ये सिर्फ हादसा था। इसे पूरा यकीन था कि इसे मरवाया गया था। और ये किसने ये अभी इसे शक था, मगर वो दिल में मुसम्मिम इरादा कर चुका था कि वो यमामा के मकसद को न सिर्फ यूं ही छोड़ देगा, बल्कि अब वो इसके कातिलों को भी अंजाम तक पहुंचाएगा। बस अब इसे सबूत इकट्ठे करने थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने गाड़ी तक रसाई की। गाड़ी के टायर ने फौरन जांचे तो पंक्चर थे। वहां से हटकर वो फौरन गाड़ी के अंदर की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोला तो उसकी चंद फाइल ड्राइविंग सीट के साथ मौजूद सीट पर बिखरी पड़ी थी। पूरी गाड़ी छान मारी, मगर इसका मोबाइल कहीं भी नहीं था, ना ही बैग था। मगर चंद फाइल्स थी, मगर ये वो वाली थी जिनके केस वो डील कर चुकी थी। तो अब इन फाइल्स को लेकर कहीं जाने का कोई मकसद नहीं था। इसने फिर भी वो फाइल्स वहां से उठा ली। बाहर निकला तो फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए टीम आ चुकी थी, जिसे वो यहाँ आने से पहले फोन कर चुका था। मुझे एक एक जगह के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। इनके ऑफिसर्स को तंबी करके वो फोन मिलाने लगा। यमामा के नंबर पर फोन मिलाया तो बैल मुतवातर जा रही थी। ये कैसे हो सकता है कि वो मोबाइल लेकर घर से ना निकलती, कहीं कोई मौका उठाकर इसका बैग और मोबाइल गाड़ी से चुरा कर न ले गया। एकदम इसे ख्याल आया, हमारे मुल्क का इल्मिया भी तो यही है कि जहाँ कोई हादसा हुआ नहीं, वहां इस किस्म के राहगीर चोर लाजमी मौजूद होते हैं। कोई जख्मी या मौत से गुजर कर किसी हाल में है, किसी को नहीं दिखाई देगा। हाँ, इसके पास कोई कीमती चीज हो, इसे दबोचने में पहल करेंगे। इसी इंसानियत ने हमारे दिल को मुर्दा कर रखे हैं, और यकीनन ऐसे ही मुर्दा दिल का मालिक कोई या मामा का बैग और मोबाइल ले उड़ा होगा। हेलो फयाज, मैं एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसे फौरन से पहले ब्लॉक करवाओ और इसका अब तक का कॉल्स का रिकॉर्ड मुझे जल्द अज जल्द भेजो। अपने किसी दोस्त को फोन करके वो वहां से निकल चुका था। अब भी पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लेकर यमामा की गाड़ी अपनी तहवील में रखनी थी। फरहान का रुख अब यमामा के फ्लैट की जानिब था। गाड़ी में बैठकर बस का रुख यमामा के फ्लैट की जानिब कर चुका था। सुबह नाश्ता करने के बाद वो कमरे में जा चुकी थी। इतना इसे अंदाजा हो गया था कि फिलहाल वो जितने भी हाथ पांव मार ले, अभी वहां से निकलना ठीक नहीं। शहनशाह भी चौकन्ना था। यमामा को इसे अब ऐसा तासुर देना था कि वो इनसे खौफजदा हो चुकी है, ताकि वो उसकी जानिब से थोड़े नरम पड़े और यहीं से फायदा उठाकर वो निकल कर भागेगी। यही सब सोचते बेड पर नींद दराज थी और इसी तरह सो भी गई। इसकी आंख किसी के गुनगुनाने से खुली। ये शाम फिर नहीं आएगी। इस शाम को, इस साथ को आओ अमर कर ले। मैं तुम्हारे करीब, तुम मेरे पास हो और कुछ ना हो। बस ये एहसास हो। मध्यम सी गुनगुनाहट के साथ इसे अपने चेहरे पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वह करंट खाकर सेकंड से पहले सीधी होकर बैठी बेयकीन नजरों से अपने बाई जानी बेड पर बैठे शहंशाह को देखा, जिसकी नजरों में इस वक्त अलग ही चमक थी। यमामा की यूं तेजी से उठने पर वो तैश में आने के बजाय हौले से मुस्कुराया। घटियापन पे उतर आए। यमामा तंज की तीर बरसाती बेड पर से उठकर सामने मौजूद सोफे पर बैठी। तुम तो इतनी खालिश हो कि तुम्हारे साथ घटियापन पर चाहकर भी नहीं उतर सकता। एक सर्द आह भरते हुए इसने साइड टेबल पर मौजूद सिगार सिलकाया। मगर यूं मेरे सोने का फायदा उठाकर मेरे कमरे में आकर ये सब बकवास करना घटियापन नहीं तो और क्या है। वो दांत पीस कर बोली। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्द मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरना शुरू कर दिए। मेरा कमरा, वाह, मजा आया सुनकर। सर को हौले हौले जुम्बिश देता, मुंह से धुआं उड़ाता वो महजूज कुन अंदाज में बोला। यह मामा से लताड़ रही थी और वो अपना ही राह गलाप रहा था। आइंदा मुझे हाथ मत लगाना, वरना बहुत बुरा हश्र करूंगी। और अब मुझे बताओ कि इस अगवा का क्या मकसद है। तुम क्या सोच रहे हो या सोच चुके हो, और किस खुशफहमी में हो वो भी बता दो। यमामा ने इसकी हरकतों पर चिढ़ते हुए पूछा। अरे अरे, सांस तो लो। यहाँ भी कठेरा खोल कर बैठ गई। कोई प्यार मोहब्बत की बात करो। वह हैरत से हंसते हुए इसे और गुस्सा दिला किया। तुम पता नहीं किन खुशगुमानियों में हो। अजीब कोई बेढंगे दहशतगर्द चोर चक्के हो। तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रही हूँ। मुझे किसी तौर तुम गवारा नहीं, मगर तुम हो के असर ही नहीं कोई तुम पर। अब की बारी हैरत की ज्यादती से बोली। शहनशाह इसके अंदाज पर हल्का सा कहकहा लगाकर अपनी जगह से उठकर यमामा की जानिब बैठ पर इसके मद्दे मुकाबिल बैठा। पहली बात तो ये कि इस अगवा का मकसद तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना है। दूसरी बात, चोरा चक्का या डाकू हूँ, जो भी कहो, बस सिर्फ तुम्हारा हूँ।
दिल पर हाथ रखे हौले से झुकता, वो इसे पागल के सिवा कुछ न लगा। ओह, ये शादी वाली प्लानिंग तुम अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल कर बाहर करो, यमामा ने अब की बार कड़े अंदाज में इसे वार्न किया। क्यों? शहंशाह ने पल भर की देरी किए बिना सवाल पूछा। क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। इसने अपनी तरफ से बहुत बड़ा धमाका किया, मगर दूसरी जानिब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो जिसको मरे हुए अब कितने ही साल हो गए हैं, लिहाजा तसही कर लो, शादीशुदा नहीं हो, बेवा। ये मामा के लिए इसके लफ्जों के नश्तर सहना आसान नहीं था। चंद लम्हों के लिए वो अपने बारे में इसकी इतनी मालूमात पर गुंग रह गई, मगर वो फिर जल्द ही संभल गई। बेवा हूँ या सुहागन, तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए जो कुछ था वही एक शख्स था। न इससे पहले किसी की ख्वाहिश थी और न इसके बाद किसी की ख्वाहिश है। लिहाजा तुम अपना वक्त पर बात मत करो, बहुत सी मिल जाएगी तुम्हें। इसने जैसे हर बात खत्म कर दी। मगर मुझे यमामा ही चाहिए, सच्ची खरी बावफा। तुम्हें चंद घंटों की मोहलत दे रहा हूँ, फैसला कर लो, निकाह करके रहोगी या। शहंशाह अब की बार सब कुछ इस पर वाज़ेह कर देना चाहता था, और इसने कर भी दिया था। मेरा फैसला चंद सेकंड, चंद मिनटों, चंद घंटों और चंद सालों, क्या मरते दम तक यही, कि इसके अलावा मैंने कोई ऑप्शन अपनी जिंदगी में रखा ही नहीं। तुमने कुछ और सोचा भी तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करने में एक पल की भी देर नहीं करूंगी। याद रखना, यमामा ने एक एक लफ्ज जोर देते जैसे इसकी हर खुश फहमी को गलत फहमी बना दिया। मगर मैं तुम्हें ये चंद घंटे देना चाहता हूँ। और क्या तुम दुनिया से यूं ही अपना मकसद पूरा किए बिना चली जाओगी? तो क्या फिर अगले जहान में भी खुद को माफ कर पाओगी? शहंशाह अपनी जगह से उठकर अब दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, मगर इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज यमामा को फिर गुम कर गए। ये कौन था जो इसकी माजी से वाकिफ था? वो तो रबिया, फारन और अहमद के अलावा और कोई नहीं जानता था। फिर ये सब इसे कैसे पता चला? यमामा ने पहली बार अब संजीदगी से शहंशाह के बारे में सोचा। कौन हो तुम? इसे वो कोई बहरूपिया लगा। शहंशाह इसके हैरत से लिपटे सवाल पर कमरे का दरवाजा खोलते खोलते हौले से मुस्कुराया, मुड़कर उसकी जानिब देखा और फिर सीने पे हाथ रखकर हौले से झुका। तुम्हारा खादिम। सीधे होते इसकी आंखों में छुपे मशकूक तासुरात ने शहंशाह की मुस्कुराहट कुछ और गहरी की। मजीद कुछ भी कहे बिना खामोश से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। हेलो सर जी। अब इन डरकों का क्या करेंगे? वहाज इस वक्त अपने फ्लैट पर बैठा था। यमामा की मौत की खबर पर इसने भी सुख का सांस लिया था। इस हादसे का मतलब ये था कि अब कुछ अरसा इसका केस तवा में जाने की काफी हद तक उम्मीद थी। हाँ यार, अब मामला ठंडा पड़ चुका है, तो हम जिस तरह हमने प्लान किया था इसी तरह इस मंशियात के ट्रक को जाने दो। बॉर्डर पर मैंने पुलिस के चंद बंदे लगा दिए हैं, वो बहुत आसानी से हमारा माल निकलवा देंगे। साथ ही साथ जो असला के ट्रक है इन्हें भी निकलने दो, और इन्हीं के जरिए चंद दहशतगर्द भी वापस चले जाएंगे, क्योंकि यह वजीरिस्तान के हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। हमारे इन बंदों का अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, और अगर ये बंदे पकड़े गए तो समझो मैं सीधा तख्ता-ए-दाल पर लटकूंगा, क्योंकि ये वही बंदे हैं जिनकी फुटेज इस लड़की के पास है। वह आज मौके का फायदा उठाकर जल्द से जल्द हर सबूत खत्म कर देना चाहता था। ठीक है सर, कोई मसला ही नहीं, सब इंतजाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसने वहाज को पूरी तरह तसल्ली करवाई। बहुत एहतियात से इन्हें मेरी हवेली से निकालना, किसी को भी शक न हो वो मेरी हवेली में थे। वहाज ने एक और हिदायत दी, मेरा बेटा इन्हें मेरी हवेली से निकाल कर गांव के फार्म हाउस तक पहुंचा देगा। तुमने फार्म हाउस से इन्हें आगे लेकर जाना है। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं। इसने फिर से वहाज को तसल्ली करवाई। पूरी तसल्ली करके इसने फोन बंद किया और साथ ही कहीं और फोन घुमाया। हेलो, हाँ भाई, आज रात का क्या प्लान है? दूसरी की जानिब की गुफ्तगू सुनने के बाद इसने एक ठंडी सांस भरी। अरे यार, बड़े दिनों के बाद तो इस जहनी परेशानी से आजादी मिली है। बस मुझे बता दो कितने पैसों का जवाब रखा है, मैं लेता आऊंगा। चहकती आवाज में इसने पूछा। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। फोन बंद करके वो अपने चंद दोस्तों के साथ जुआ खेलना निकल पड़ा। तुमने पूरी तरह इस जगह का नक्शा समझ लिया है। शम्स और नाइल के हमरा इसकी पूरी टीम इस वक्त इनकी मखसूस जगह पे मौजूद थी। जी सर, ये पूरा नक्शा उसी जगह का, और जो मैं ये रेड लाइन लगाई है ये इस जगह की रसाई हासिल करने का सबसे महफूज रास्ता है हमारे लिए। इस रास्ते पर ज्यादातर डाकू मौजूद होते हैं। वहाँ का कोई रिहायशी भी इस जगह से रात के इस पहर नहीं गुजरता। जीशान ने टेबल पर फैलाए नक्शे पर मार्क करते हुए कहा, और ये जो ग्रीन लाइन वाला रास्ता है इस पर दिखाई दे रहा है, ये लोगों के खास लोगों के इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता भी है, और दूसरा यहाँ पर भी किसी की नजर कम ही पड़ती, मगर ये काफी कच्चा रास्ता है जिस पर सिवाय जीप की और कोई दूसरी गाड़ी नहीं जाती। इसने एक और रास्ते की निशानदेही की। ठीक हो गया, बस फिर अल्लाह का नाम लेकर निकलो तुम लोग। अपनी कुर्सी से खड़े होते शम्स ने अपने 11 बंदों पर मुश्तमिल टीम देखी। ठीक है सर। वो सब भी अपनी अपनी यूनिफॉर्म में उठ खड़े हुए।
सब इस वक्त सियाह यूनिफॉर्म में असलहे से लैस थे। ये दोनों बंदे आज पकड़े जाने बहुत जरूरी है, वरना हमारा ये केस कमजोर पड़ सकता है। शम्स ने इन्हें फिर से तंबीह की। इंशाअल्लाह सर। वो सब एक जबान हुए। जिब में सबसे बुलंद आवाज नाइल की थी। फरहान कुछ देर पहले ही यमामा के फ्लैट से वापस आया था, मगर वहां भी इसे ऐसा कोई तसल्ली बख्श सबूत नहीं मिला जिसके बिना पर वो किसी पर कोई इल्जाम लगा सकता। मगर इसे इतना यकीन जरूर था कि इसके पीछे वकार या वहाज में से ही कोई था। कुछ दिन पहले जैसे वो यमामा के ऑफिस आकर इसे धमकी लगा कर गया था, इस सब से बात वाज़ेह होती थी कि यकीनन इस सब में कहीं न कहीं वो मुलव्विस है। क्या बना? रबिया गम से निडार इस वक्त परमुशल खुद को संभाल कर फरहान के कमरे में आई। सारा दिन लोगों का तांता बंधा रहा। रो रो कर इनकी आंखें बुरी तरह सूज चुकी थी। फरहान बेड के साथ पुष्ट टिकाए बैठा, आंखें सामने दीवार पर टिकी थी। माँ को कमरे में आता देख कर सीधा होकर बैठा। वो आहिस्ता रवीज से चलती इसके सामने बेड पर बैठी। अभी तक कुछ पता नहीं चला, बस अब इसकी गाड़ी और फ्लैट पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स के निशानों का कुछ पता चले तो मामला आगे बढ़ाओ। इनका हाथ पकड़कर बेबसी से वो सर झुका गया। मेरी बच्ची की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल तहीदस रह गई। फरहान के हाथ थामने की देर थी, वो फिर से रोने लग गई। वो जिसने सारा वक्त जब्त से सब मामलात संभाले थे, माँ के सामने सारा जब्त खो गया। मैं इसे हमेशा मना करता था, या मामा यूं लोगों के साथ जिद मत लगाया करो, ये दुनिया के भेड़ियों की है, ये दुनिया भेड़ियों की है। मगर वो माँ की गोद में सर रख के शिद्दत गिरिया से रो पड़ा, मगर वो सुनती नहीं थी। इस पर तो बस एक ही धुन सवार थी, लोगों को इंसाफ दिलाने की। और अब जब अपने खानदान को इंसाफ दिलवाने चली थी तो यूं इन दरिंदों और भेड़ियों की नजर हो गई। दोनों फुट फुट कर रो दिए। इसने हमारा भी न सोचा कि हम इसके बिना कैसे रहेंगे। आंसू थे कि आंखों से खत्म नहीं हो रहे थे। वो दिल का सब गुबार माँ के सामने निकाल रहा था। रबिया दाया हाथ उसके कंधे पे फेर रही थी और बाया से अपने हाथ से अपने आंसू साफ कर रही थी। बस बेटा, मुझे तो ये तकलीफ खाई जा रही है कि न जाने मेरी बच्ची न जाने किस तकलीफ से गुजरी होगी। यही सोच सोच कर लगता है कि दिल फट जाएगा। मुंह पर हाथ रखे वो सिसकियों से रो रही थी। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, जिसने मेरी यमामा के साथ ये सब किया है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये हादसा था। जब दिल खोल कर रो लिया तब आंसू साफ करके वो माँ की गोद से उठा, इनके हाथ थामे और एक बार फिर वसौफ से बोला, यमामा के कातिलों को पकड़ने के साथ साथ अब जिस काम का बेड़ा हमारी यमामा ने उठाया था, इसे मैं पाए तक मील तक पहुंचाऊंगा। इसके जिन दुश्मनों की सजा बाकी रह गई वो मैं दिलवाऊंगा। अब वहाज और वकार का कैस मैं लड़ूंगा। वो एक अज़म से बोला। रबिया ने दुखती आंखों से बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर अलग ही रोशनी थी। वो जानती थी कि यमामा इनकी बेटी की अवलीन ख्वाहिश बन चुकी थी, मगर वो ये भी जानती थी कि यमामा की ख्वाहिश कोई और था। वो इसके अलावा किसी और का तस्वुर नहीं कर सकती थी। इसलिए फरहान की ख्वाहिश जानने के बावजूद उन्होंने कभी यमामा से ये तज़किरा नहीं किया था। इन्हें यमामा की खुशी हमेशा ज्यादा अजीज थी, मगर क्या पता था कि वो इतनी मुख्तसर जिंदगी लिखवा कर लाई थी। जरूर बेटा, शायद मेरी बेटी की रूह को तभी सुकून मिले। मेरी बच्ची, मेरी यमामा। वो फिर से रोने लगी। फरहान ने इन्हें कंधे से लगा लिया। जब से वो यमामा की सच्चाई इसके सामने रख के गया था, तब यमामा तब से वही कितनी ही देर हैरान बैठी थी, आखिर ये कौन था। अब तक माजी की फिल्म चलाकर वो हजार बार सोच चुकी थी कि अपनी शादी के बारे में इसने फरहान, रबिया और अहमद के अलावा किसी को कभी नहीं बताया, मगर भूले से भी इसे कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आया कि इसने किसी और से इस सब का तज़किरा भी किया हो। वो बहुत मोहतात थी। पढ़ाई के दौरान भी वो बस सबसे सलाम दुआ की हद तक बातचीत करती थी। दोस्त का दर्जा सिवाय फरहान के इसने किसी को नहीं दे रखा था। फरहान था भी इतना अच्छा दोस्त कि इसके होते या मामा को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी कि वो किसी और से दोस्ती भी करती। काफी देर गुजर चुकी थी। वो कुछ सोचती हुई कमरे से बाहर निकली। पूरी कॉटेज में खामोशी थी। वो आहिस्ता से सीढ़ियां उतर कर इस कमरे की जानी पड़ी जहाँ सुबह के नाश्ते के बाद उसने शहंशाह को जाते देखा था, मगर उस लम्हे वहां कोई भी नहीं था। पूरा कमरा छान मारा, मगर वहां कोई जीरो न था। कमरा भी अपनी मालिक की तरह शान शौकत का मुंह बोलता सबूत था। इसका बेड ही ताज की शक्ल का था। कमरे में जहाँ बचे तलवारें दीवारें से लटकी थी तो कहीं बंदूकें थी। दबीज कालीन पूरे फर्श पर बिछा था। वो कुछ सोचती हुई आहिस्ता से इन बंदूकों की जानी पड़ी। हाथ लगाकर इनमें से एक बंदूक उठानी चाहिए। मैम, आपको इसकी इजाजत नहीं। एकदम इसके पीछे खामोशी में एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। वो सही मानों में उछल पड़ी। एकदम मुड़ कर देखा
तो एक लड़की सियाह लिबास में सलीके से बालों को पीछे बांधे हल्के से मेकअप में सपाट चेहरे लिए मौजूद थी। इसी एकदम शहंशाह की बात याद आई। तुम हर वक्त मेरे बंदों की निगरानी में हो। कितना सही कहा था उसने, न जाने ये लड़की आई कहाँ से थी। तुम कौन हो? यमामा ने तीव्री चढ़ाकर इससे पूछा। मुलाजिम, इसने एक लफ्जी जवाब दिया। तुम आई कहाँ से हो? ये मामा ने एक और सवाल किया। वो लड़की खामोश रही। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? वो कड़कदार आवाज में बोली। मैं आपके किसी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं। मैं निहायत ही महज़ब अंदाज में इसने सफाचट जवाब या मामा को दिया। वाह, शहंशाह की तरह उसके मुलाजिम भी शहंशाह ही है। वो दिल में सोच कर रह गई। आप प्लीज अपने कमरे में जाए या फिर लाउंज में। वो रोबोट की तरह बोल रही थी। हुक्म तो मैं किसी की बाप का नहीं मानती, रहूंगी तो मैं इसी कमरे में। इसकी हुक्म अंदाज पर भी वो तैश में आ गई। आपकी मर्जी है मैम। सर बहुत गुस्सा करेंगे। वो फिर से सितम भी करने लगे। तुम्हारे सर को मैं किसी खाते में नहीं लाती, जाओ यहाँ से। ये मामा ने इसे टालना चाहा। सॉरी मैम, आपका वो हुक्म हमें मानने की इजाजत नहीं जिसमें आपको खतरा हो या फिर आप सर के लिए खतरे का बाइस बने। या मामा इसकी हाजिरी जवाबी पे हैरान हुए बगैर ना रह सके। सुनकर मुलाजिम रखे थे तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे बास को मारने के लिए यहाँ गन या फिर कोई तलवार चुरा लूंगी? या मामा ने फिर से सवाल किया। मुलाजिम अपनी सोच और समझ बूझ नहीं रखते मैम। इसके जवाब पर अब की बार वो हौले से मुस्कुराए। भाई मानना पड़ेगा, शहंशाह की हर चीज ही लाजवाब है। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता अपने सर से? अजीब भूत वाला हुलिया है। वह कहाँ बाज आने वालों में से थी। इसी बातों में उलझाकर पूरे कमरे का जायजा लेती रही। मैम, यह हर बात रिकॉर्ड हो रही है। इसने इमामा को इत्तला दी। हाँ, अगर रिकॉर्ड ना हो रही होती तो तुम यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करती। वो क्या कहा लगा कर बोली, मगर सामने वाली सपाट चेहरा लिए ही खड़ी रही। मैम प्लीज किसी चीज को हाथ मत लगाए। अब वो बैठ के साइड टेबल्स की दराजों का जायजा लेने लगी। इस लड़की ने फिर से इसे न सिर्फ रोका बल्कि इसके पास आकर सख्ती से इसका हाथ झटकर दराज बंद किया। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा दो। वो आपकी बार पीछे होकर शराफत से खड़ी से मदद मांगने लगी। इसका जवाब आपको सर ही देंगे। हमें जिस काम के लिए रखा है हम वही करते हैं। अब आप बाहर चले। अब वो यमामा को बाजू पकड़ कर बाहर ले आई। यमामा भी खामोशी से बाहर आ गई क्योंकि दराज में मौजूद अपना मोबाइल वो बेहद खामोशी से उठा चुकी थी। इस लड़की को भी इल्म न हुआ। रात के पहर इस सुनसान सड़क से धूल उड़ाती गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। यकदम गाड़ी हिचकोले खाकर रुक गई। इन्हें उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो होगा ही। ड्राइवर ने काफी फौरन रोकी। झाड़ियों के चारों ओर से सियाली बादे में लिपटे बहुत से लोग इनकी लैंड क्रूज का घेराव किए खड़े थे। काले शीशों वाली इस लैंड क्रूज के अंदर कौन था वो देखने से कासिर थे। बंदूकों के नालों का रुख हर जानिब से गाड़ी की जानिब था। पिछली सीट का शीशा बेहद आहिस्तगी से नीचे हुआ। कौन हो तुम लोग, बाहर निकलो। सियाली बादों में मौजूद एक शख्स ने शीशे के करीब आकर रोबदार अंदाज में बोला। सबके चेहरे नकाब में पोशीदा था। गाड़ी की खिड़की के करीब मौजूद चेहरा इस शख्स को कुछ जाना पहचाना लगा। अबे तेरा बाप हूं मैं, ये बंदूकें नीचे करो और ये तीतर बतेर हो जाओ यहाँ से। गाड़ी में से आने वाली रोबदार और कड़क आवाज इन सबको लम्हे भर को गुम किया। कौन? जो शख्स बाहर निकलने का रोब झाड़ रहा था आवाज सुनकर ही घबराया। तुम्हारा बाप शहंशाह। हरामो, अब तुम लोगों को तारुफ करवाना पड़ेगा। वो दांत पीस कर बोला। माफ करते हुजूर। ओह, सब बंदूक नीचे करो। इसने फौरन घुघियाते हुए अपने साथियों को आवाज लगाई। बदमाशों के सरदार से वो क्यों कर पंगा ले सकते थे। अब तक सिर्फ इसका नाम सुन रखा था और नाम ही काफी था। माफी सरकार। एकदम वो हाथ जोड़े इससे माफी मांगने लगा। अपने दिमाग में बिठा लो ऐसे खतरनाक रास्ते जिनका लोग सिर्फ तसव्वुर करते। शहंशाह की असल गुजरगाहें यही रास्ते से होती है। किसी और माए के लाल की हिम्मत नहीं होती ऐसे रास्तों से गुजरने की। आइंदा एहतियात करना। इसे तंबी करते इस गाड़ी का शीशा दोबारा चढ़ाया और ये जा वो जा। वो सब अभी तक पीछे खड़े कांप रहे थे। सब जानते थे इसने दुश्मनी मोल लेने वाला कहाँ जाता है, कोई नहीं जानता। रात हो चुकी थी मगर शहंशाह का कोई अता पता नहीं था। या मामा ने शुक्रिया अदा किया। यहाँ रहकर उसने कौन से झंडे गाड़ देने थे सिवाय इसका खून जलाने के। मगर वो हैरत ज़दा थी कि आखिर वो इसके बारे में इतनी मालूमात कैसे रखता था। इस पर दो हरूफ भेजती वो कमीज की आस्तीन में छुपाए मोबाइल की जानिब मुतवज्जह हुई। इस लड़की के मुताबिक इसकी एक एक हरकत को शहंशाह कैमरे की आंख में रिकॉर्ड कर रहा है तो कमरे में भी वो इन कैमरों और माइक से महफूज नहीं थी। आखिरी ठिकाना वॉशरूम था। वो फौरन से पहले वॉशरूम की जानिब बढ़ी। अंदर आती इसने चिरकनी चढ़ाई। मोबाइल को आस्तीन में से निकाला। ऑन किया था तो नो सिग्नल ने मुंह चिढ़ाया। यमामा ने मायूसी से मोबाइल को देखा। लाने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अगर मेरे सिग्नल नहीं आ रहे तो इस मनूस का मोबाइल यहाँ कैसे चलता है?
इसने सुबह की ही नाश्ते के दौरान शहंशाह को मोबाइल पर मैसेज टाइप करते देखा था। जिन तो है, कर लिया होगा कोई जादू टोना। वो गुस्से से सर झटक कर रह गई। दिल ही दिल में शहंशाह को हजारों सलावतें सुनाई। अब फिर से इसके रहम करम पे इसने सर उठाकर बेबसी से इर्द गिर्द को देखा और मायूस होती बाहर आ गई। इस फार्म हाउस से कुछ ही दूर झाड़ियों में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। यहाँ से आगे जाने का रास्ता इन्हें बेहद खामोशी से तय करना था और गाड़ी की आवाज यकीनन अंदर मौजूद लोगों को चौकन्ने कर सकती है। एक के बाद दिगरे गाड़ी से 11 बंदे निकले। मैं फौरन पे रहूंगा, नायन उतरते ही कहा। नहीं नायन, तुम 3 बंदों के बाद आओगे। जीशान ने फौरन इसकी बात मुस्तरद की। मैं यहाँ सिर्फ अपना फर्ज अदा करने नहीं आया। इन लोगों की तरफ मेरा बहुत हिसाब निकलता है और यह हिसाब मुझे मजबूर करता है कि मैं इन पर हाथ डालने वाला पहला बंदा हूँ। इसके लहजे में छुपे दर्द से वो सब आशना थे। मगर हम चाहते हैं कि तुम इन सब से बदला लेने तक जिंदा रहो और हम जिस फील्ड से है वहां जिंदगी से पहले मौत खड़ी होती है। साथ ने भी आगे बढ़कर जीशान की तायद करते नाइल को रोका। इन सब की अपने साथ वफादारी, खुलूस और मोहब्बत तो वो कभी इनकार नहीं कर सकता था। लिहाजा अब की बार वो खामोशी से इनकी बात मान गया था। अब की बार जीशान आगे, इसके पीछे साद और फिर नाइल, इसके पीछे बाकी टीम मौजूद थी। वो सब सिया नकाब में मौजूद थे, सिर्फ आंखें और नाक नकाब से बाहर थे। बाकी का चेहरा नकाब में ढका हुआ था। सबके कानों में ईयरफोन मौजूद थे। हाथ में बंदी घड़ियां मामूली नौयत की नहीं थी। सबके पास उस घड़ी में नक्शा मौजूद था और अपना टारगेट सुर्ख नुक्तों की सूरत इन्हें बआसानी नजर आ रहा था। हाथों में डॉट गन्स थी। ख्याल रखिए किसी सूरत में इन दोनों बंदों को हमने जिंदा पकड़ना है। नाइन ने माइक्रोफोन पर एक बार फिर सबको हिदायत दी। कंसीडर इट डन, सबने एक जबान कहा। इनके पैरों में चमड़े के ऐसे जूते थे जो जरा सी आवाज तक पैदा नहीं करते थे। कुछ दूर मुसलसल एक लाइन की सूरत में झाड़ियों के दरमियान से भागते भागते वो सब अब फार्म हाउस के करीब पहुंच चुके थे। फार्म हाउस के इर्द गिर्द खड़े मसला पहरेदारों को सबसे पहले उन्होंने हटाना था। शेरदिल और फवाद दोनों स्नाइपर्स थे। नाइली ने फौरन इन मखसूस जगह पर खड़े होने का इशारा किया जिसे वो पहले ही तय कर चुके थे। वो बेहद खामोशी से रेंगते हुए सांप की मानिंद दफ्तर पर चढ़ चुका था ताकि पूरी तरह देख सके कि कौन सा पहरेदार कहाँ मौजूद है। अपनी बाइनोक्यूलर से वो सब जानी बड़े आराम से देख सकता था। बारी बारी इसने जिन पहरेदारों की निशानदेही की, शेरदिल और फवाद ने चुन चुन कर उनका निशाना लिया। अब अंदर जाने के लिए इनका रास्ता साफ था। फार्म हाउस की दीवारें किसी किले की दीवारों से कम न थी और इस पर दीवारों पर इस वक्त करंट छोड़ा हुआ था। नायल ने भी इसका भी इंतजाम कर रखा था। इसने अपनी कमर पे एक बैकपैक बांध रखा था। फौरन से इसमें से स्पाइक्स वाले जूते निकाले। वो पहनकर 2 लोहे के नुकीले मुंह वाले रॉड अपने दोनों हाथों में थाम कर एक रॉड दीवार पर मारा, दूसरे रॉड इसके ऊपर ज्यादा फासले पर मारा। ऊपर वाले रॉड को पकड़कर नीचे वाले रॉड के पांव पर रखा। फिर इसी तरह एक और रॉड निकाल कर एक हाथ से दूसरे रॉड के और ऊपर मारा। फिर दूसरे रॉड पर पांव रख कर तीसरे रॉड पर को थामा। फिर चौथा रॉड बैग से निकाल कर इसी तरह दीवार के अंदर तक घुसा दिया था और वो यूं दीवार के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक डिवाइस बड़ी एहतियात से रबड़ के दस्ताने पहनकर तार से इस डिवाइस को जोड़ा। चंद सेकंड में इन तारों में दौड़ने वाली बकीरू जामिद हो चुकी थी। ऊपर चढ़ो, दीवार के दूसरी जानिब छलांग लगाते हुए इसने बाकियों को भी आने का सिग्नल दिया। सभी इसकी तकलीद करते हुए दीवार फलांग कर फार्म हाउस में दाखिल हो चुके थे। जीशान फिर से आगे था और वो सब पूरे फार्म हाउस में बिखर चुके थे। स्विमिंग पूल के पास इनका टारगेट मौजूद था। चंद लोग रिहायशी हिस्से की जानिब बढ़ चुके थे जबकि नाइल, साद और जीशान तीनों तेजी से स्विमिंग पूल वाले हिस्से की जानिब बेआवाज कदमों से बढ़ रहे थे। पूल के नजदीक आते ही वो तीनों पिलर के ओट में हो चुके थे जहां से वो बड़ी आसानी से इन चारों को देख सकते थे। इनमें से 2 गैर मुल्की आदमी थे, बाकी 2 में से एक वहाज का बेटा और एक वहाज का ही बंदा था जिसने आज रात इन दहशतगर्दों को बॉर्डर पार पहुंचाना था। नाइल ने अपनी डॉट गन को टारगेट पे रखा। वेट नाइल, मैं इस वाले पिलर के ओट में होता हूँ, फिर तुम निशाना लो। मैं वहां से दूसरे का लूंगा ताकि इन्हें भागने का मौका ना मिले और ना ही वो समझ सके कि निशाने कहाँ कहाँ से लिए जा रहे हैं। जीशान ने टीका दबाने से पहले नाइल को रोका। ओके। और साथ जैसे जीशान भी निशाना ले, तुमने फौरन से भागकर तीसरे पिलर की जानिब जाना है और इनके सामने से भागते हुए जाना है। इतने में ही
गन से फायर कर दूंगा ताकि वो और बौखला जाए। नाइल के कहने पर अफसाद अपनी टाइमिंग इसी हिसाब से सेट करनी थी। सबसे पहले नाइल ने एक गैर मुल्की की गर्दन का निशाना लिया। एकदम वो नीचे गिरा। वहाज का बेटा और उसका वो साथी जिसने गैर मुल्कियों को लेकर जाना था, वो एकदम बौखला कर इस पर झुके। इसी असना में अजीज शान ने दूसरे का निशाना लिया। वो भी गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? तैमूर वहाज के चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। वो दोनों इन्हें छोड़कर इर्द गिर्द देखने लगे। इतनी देर में साथ एक जानिब भागता हुआ पुल की लॉन से होकर गुजर कर तीसरे पुल के ओट में छुप गया। वो दोनों और भी हवास बाख्ता हो गए। ये कौन है? इन दोनों का हाथ फौरन अपनी अपनी पॉकेट्स में मौजूद गन की जानी पड़ा। शर्फू, वहीद, कहाँ मर गए वो सारे? तैमूर एकदम चिल्लाकर अपने मुलाजिमों को आवाज देने लगा, समझो सब मर ही गए हैं। ये एकदम नाइल पिलर की ओर से निकलकर गन का रुख इन दोनों की जानिब किए बाहर निकला। इसके पीछे पीछे जीशान और साथ भी इसी अंदाज में गन्स इनकी जानिब ताने बाहर आए। कौन हो तुम? वो दोनों हकलाए। गन्स निकाल चुके थे, तुम्हारे बाप के भी बाप। गन्स फेंको, लाइन कड़क आवाज में कहा। तो तुम अंदर कैसे आए? वो फिर से हैरान और परेशान पूछने लगे। आसमान से एक परी हमें यहाँ फेंक गई है। नाइल ने फिर से बेजार लहजे में जवाब दिया। नंबर 3, इनकी तलाशी ली। लाइन ने कार डोर में साद को इशारा किया। साद ने आगे बढ़कर इन दोनों की गन्स काबू में की और साथ ही साथ तलाशी लेने लगा। इतनी देर में अंदर जितने मुलाजिम थे, नाइल के बाकी बंदे इन पर गन्स ताने इन्हें लिए बाहर आ चुके थे। तैमूर की जेब से मैरिजुआना के बहुत से पैकेट्स निकले। सर ये है। नाइल ने एक नजर इन पैकेट्स को देखा और आगे बढ़कर एक जोरदार बट इसके सर पर रसीद किया। वो दर्द से बिलबिला उठाओ इन सबको। वो गुस्से से बोला, इन दोनों को क्यों लेकर जाना है? जीशान ने आहिस्ता से नाइल के कान में कहा। ये प्लान में शामिल नहीं था। वो फिर से इनसे बावर करवाने लगा, मगर अब प्लान में शामिल हो गया है। नाइल ने यकीनन कुछ और सोच रखा था। अब की बार जीशान खामोश हो गया। इसके बाकी मुलाजमों को बांध कर तैमूर और वहाज के बंदों की आंखों पर पट्टी बांध कर वो इन गैर मुल्कियों के साथ साथ इन्हें भी अपनी सेल में ले आए। अगले दिन सुबह फरहान लैब में पहुंच चुका था। क्या रिपोर्ट्स आई? लैब असिस्टेंट के सर पे खड़ा वो बेचैनी से पूछ रहा था। क्या कुछ फिंगरप्रिंट्स तो बिल्कुल सेम है। अलमारी पे लगे हाथों के फिंगरप्रिंट्स, दरवाजे के लॉक पर लगे फिंगरप्रिंट्स और भी बहुत सी जगहों के, जबकि अलमारी पे एक और तरह के फिंगरप्रिंट्स भी मिले जो बाकी जगहों पर लगे फिंगरप्रिंट्स से मुख्तलिफ हैं। और इस दिन गाड़ी के दरवाजे और स्टीयरिंग पर लगे फिंगरप्रिंट्स भी दूसरे किस्म के फिंगरप्रिंट्स की डिट्टो कॉपी है, जिसका मतलब है एक रात पहले यमामा के फ्लैट पर इसके अलावा कोई और भी था और अगले दिन भी इसकी गाड़ी किसी और ने ड्राइव की और अगले दिन इस गाड़ी में यमामा के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं। वहां एक तफ्तीशी अफसर भी मौजूद था और वो फिंगरप्रिंट्स को पहले ही लैब पर ऑपरेटर से डिस्कस कर चुका था। ये सब इंकशाफ सुनकर फरहान की तो हवाइयां उड़ गई, मगर जो लड़की मतलब उस डेड बॉडी पर ने यमामा के ही इयररिंग्स पहने रखे थे और तो और इसकी गर्दन पर भी यमामा जैसे ही झुलसने का निशान मौजूद था, जो कि बहुत सालों से इसकी गर्दन पर मौजूद था। इसके बाद ही मैंने इसके चेहरे को देखे बिना ये जान लिया था कि ये यमामा ही है। इसका कदकार, जसामत सब। फरहान सर पर हाथ फेरे हैरान परेशान अपनी कैफियत बयान कर रहा था। हम ये नहीं कहते कि वो यमामा नहीं, मगर ये यकीनन इस केस को और मुश्तबा बना रहा है और यकीनन ये कत्ल का केस ही है। तफ्तीशी ऑफिसर ने इसकी बात की तस्दीक की। मगर ये सब क्या मुअम्मा है? फरहान हकीकत में उलझ कर रह गया था। तुमने कहा कि यमामा का सेल और बैग इसके फ्लैट और गाड़ी दोनों में नहीं, तो हो सकता है कि ये इस कातिल की तहवील में हो। तुम्हारे पास इसके मोबाइल का MII नंबर मौजूद है? ऑफिसर ने इसे एक और रुख दिखाया। हाँ हाँ बिल्कुल है। फारा ने तेजी से अपना मोबाइल निकाला। इसकी आदत थी जब भी नया मोबाइल इसके घर वाले लेते तो उनका MII नंबर तस्वीर वो लेकर अपने मोबाइल में महफूज कर लेता। या मामा के मोबाइल की IMII नंबर भी की तस्वीर इसके मोबाइल में थी। फिर ये तस्वीर मुझे सेंड करो, क्योंकि इसकी मदद से मोबाइल आराम से कंपनी के जरिए ट्रेस हो जाएगा। जैसे ही वो ऑन होगा, और एक काम और करो, इसे अनब्लॉक करवाओ। इस ऑफिसर ने एक और हल फौरी बयान किया। ठीक है, मैं अभी अपने दोस्त को कॉल करता हूँ जिसने ब्लॉक किया था। फौरन से इससे पहले कॉल मिलाई। अगले दिन सुबह इसकी आवाज कमरे में होने वाली धड़ धड़ से खुली, क्योंकि रात में वो कमरे की चिटकनी चढ़ा चुकी थी। लॉक होता तो शहंशाह कब का खोल चुका होता। इसी डर से यमामा ने रात में सोने से पहले दरवाजे पर मौजूद चिटखनी चढ़ा दी। क्या मुसीबत है? वो नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ शहंशाह है। दरवाजा खोलो, फिर बताता हूँ कौन सी मुसीबत है।
दूसरी जानिब से आने वाली शौक आवाज पर यमामा को एकदम कान खड़े हुए, दुपट्टा दुरुस्त करती खड़ी हुई आहिस्ता से बढ़कर दरवाजा खोला। तुम खुद किसी मुसीबत से कम नहीं, आ गए वापस। दरवाजा खोलकर पीछे हटते इसने तंज किया। तुम मेरे इंतजार में ही थी। उफ, दिल खुश कर दिया शहंशाह का। दरवाजे की चौखट से टेक लगाए इसकी गहरी चमकती आंखें इस लम्हे कुछ और भी रोशन लग रही थी। मेरी जुत्ती और जबान शिद्दत से तुम्हारे मुंतजिर थे। मुंह बिगाड़ कर बोलते हुए दरवाजे से हट कर अंदर की जानिब बढ़ी। जानती थी अब अंदर आके जब तक उसका दिमाग नहीं खाएगा इसे सुकून नहीं मिलेगा। अरे वाह, इन दोनों को भी मुझसे मोहब्बत हो ही गई। वो कहाँ हारने वालों में से था, हाँ हो गई है। इसी खुशी में मुझे वापस छोड़ाओ। बेड पर बैठ कर वो को ज्यादा लहजे में बोली। वो भी इसके सामने मौजूद सोफे पे विराजमान हो चुका था। निकलना तो पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि जो कारनामा तुमने कल किया है उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। अब की बार वो संजीदा लहजे में बोला। क्या मतलब? वह हैरान हुई। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? शहंशाह के लहजे में संजीदगी के साथ साथ वो हल्का गुस्सा भी था। कौन सा मोबाइल? वो भी यमामा था। वो भी यमामत थी। इतनी जल्दी हथियार कैसे डाल देती? वही जो कल तुम मेरे कमरे से चुराया है। शहंशाह ने अब की बार पूरे वसोक से कहा। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, सटिया गए हो? यमामा ने तेवरी चढ़ा कर कहा। अब इसके इनकार करने पर शहंशाह ने तेज के आलम में अपनी नशित से उठा और इसके बेड के साइड से टेबल के दराज को खोला। ये मोबाइल नहीं तो क्या है? तुम्हारा कैलकुलेटर है? वो गुस्से से दहाड़ा। नकारा मोबाइल अब मेरे किस काम का? ना सिग्नल आती हो ना ही इंटरनेट। मैं यहाँ क्या लुडिया डालू इसे लेकर? यमामा इसके गुस्से से मुतासिर हुए बिना बड़े आराम से बोली। इससे और भी बहुत कुछ हो सकता है और यकीनन हो चुका होगा। शहंशाह ने मोबाइल को ऑफ करते हुए पॉकेट में रखा। उठो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है। यमामा को उठने का इशारा करते वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। मैं अब यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगी, समझे? तो वो तड़प कर बोली। अपने घर भी ले जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? परेशानी में भी वो शौक से पास नहीं आया। तुम्हारे घर नहीं, अपने घर, वो तसल्ली करते हुए बोली। एक ही बात है। वो दरवाजे पर खड़ा फिर से पहले वाली जॉन में लौट आया। शहंशाह, मैं मुंह तोड़ दूंगी अब तुम्हारा। वो उंगली उठाकर अपने मखसूस लहजे में बोली। जहनसी पास आकर ही तोड़ोगी ना? एक आंख दबाकर वो मुस्कुराहट दबाए बोला। यमामा के दिल में हजारों गालियां थी। तुम जैसों के लिए ही हम किसी ने कहा है। दुर फिटे मुंह, यमामा चबा चबा कर बोली। नाइल का कह कहा बेसाख्ता था। अच्छा चलो, अब सारी जिंदगी लड़ना ही है। तुमने अभी निकलो। अब की बार वो इसके करीब आकर बाजू से पकड़ने लगा। हाथ मत लगाना मुझे, वो खुद को पीछे करते हुए बोली। तो किस जबान में कहूं कि यहाँ से चलो? यहाँ से, वो गुस्से से बोला। नहीं जाऊंगी। पहली बार इसने शहंशाह को अपने सामने बेबस देखा था। यमामा, फजूल की जिद मत करो। इसने एक बार फिर हाथ पकड़ना चाहा। अब की बार यमामा ने जोर से एक मुक्का उसके सीने पे मारा। शहंशाह इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। अब की बार जारहाना अंदाज में इसने यमामा का बाजू थामा। इज्जत से पेश आ रहा हूं तो इसे रास आने दो, वरना मैं बहुत बुरा हूं। इसके चेहरे के नजदीक आते अपनी गजबनाक आंखों को इसकी आंखों में डाल एक लफ्ज जोर देकर बोला। यमामा का बाजू थामे गुस्से से इसे अपने साथ घसीटता नीचे लाया। इस वक्त शायद इनके अलावा वहां कोई और नहीं था। अब इसका रुख दाखिली दरवाजे की जानिब था। वहां से बाहर आते ही यमामा एक लंबी लोहे की मोटी तार देखी जिस इस घर से मुंसलिक थी। इसका एक सिरा इस कॉटेज की छत से जुड़ा था, जबकि दूसरा हिस्सा नीचे गहरी खाइयों से होता किसी दरख्त या पहाड़ से जुड़ा था। वो सिरा कॉटेज की छत से मुंसलिक था। इसके साथ बड़ी बड़ी तारें इस शक्ल में जुड़ी थी कि इनको दोनों हाथों से थाम कर जब इस रस्सी को ऊपर लटकाया जाए तो आसानी से इस मोटी तार से फिसलती हुई बंदे को नीचे पहाड़ी की जानिब ले जाए। यमामा को अब समझ आई थी वहां आने और जाने का क्या तरीका था। शहंशाह तेजी से अपने गिर्द पैराशूट बांध रहा था। शायद यह हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगर इस रस्सी से हाथ छूट भी जाए तो पैराशूट की मदद से जान बचाई जा सके। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है। शहंशाह ने गोया से इत्तला दी। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। वो जानती थी कि यहाँ से जाने का क्या तरीका था। अब वो यहाँ से निकलते हुए भी मुकम्मल तौर पर शहंशाह के रहम करम पर थी और शहंशाह इसे छू ले ये इसे किसी तौर पर गवारा नहीं था। मुझे तुम इस खाई में धक्का दे दो, मगर मैं इस अंदाज में तो यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलूंगी। शहंशाह को वो एक मजबूत हुक से बांधी रस्सी को पकड़ते हुए देखकर वो चिल्लाई थी। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस कलह में भी मेरे यहाँ से निकल भागने या किसी को मुझ तक पहुंचने का खतरा है? इसके अंदाज पर अब इमामा को कुछ कुछ समझ आ रहा था। क्या मेरे मोबाइल से कोई मुझ तक पहुंच सकता है? वो अब अपने शक को सवाल में ढाल रही थी। जी हाँ, क्योंकि दुनिया की नजर में तुम एक कार हादसे में मर चुकी हो। मेरी भेजी गई तुम्हारी डुप्लीकेट
मैंने ऐसा शो करवाया था कि यमामा को उसके दुश्मन अब तक मार चुके हैं। अब तुम्हारी कल वाली हिमाकत की वजह से सबसे पहले तुम्हारा आशिक हरकत में आकर तुम्हारी आई नंबर से उस जगह को ट्रेस करवा चुका है। अगर मैं इस मोबाइल को यहाँ फेंक कर जाया भी कर दूं, जो कि मैं करने लगा हूँ, तब भी वो इस जगह की निशानदेही कर चुके हैं। और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से महफूज करने का जो खेल मैंने खेला था, वो तुम्हारी होशियारी और तुम्हारी इस फारान की वजह से खाक में मिलने वाला है। लिहाजा मुझे तुम्हें यहाँ से हर सूरत निकालना है। शहनशाह के इंकशाफ इसे घूम कर गए। मैं मर गई हूँ। वो अभी तक इसी बात में अटकी हुई थी। हाँ, मगर मेरी हूर परी बनकर जिंदा हो। शहनशाह शौक लहजे में बोला। मगर मेरे दुश्मनों से तुम्हारा क्या वास्ता? वह चंबे से बोली। तुम्हें क्या अपनी कुक बनाने के लिए इतनी पापड़ बेल कर लाया हूँ मेरी रानी? शहनशाह का दिल किया अपना सर पीट ले। तुमसे वास्ता तो तुम्हारे दुश्मनों से तुमसे ज्यादा अब मेरा वास्ता है। बाकी बातें गाड़ी में बैठकर अभी निकलो। तुमने मुझे मजबूती से पकड़ना है, बाकी नीचे जाने का काम मेरा। शहनशाह अब इसकी जानिब एक बैट लिए बढ़ा, जो इसकी कमर पर बांधने के बाद इसे खुद से लगाकर इसने इस बेल्ट का एक हिस्सा अपनी कमर पर बांधना था। जो इसकी कमर पर बांधने के बाद इसे खुद से लगाकर इसने बेल्ट का एक हिस्सा अपनी कमर पर बांधना था, ताकि यमामा महफूज हो जाए और फिर यूं इसे अपने साथ लगाए। वो हुक से लिपटी रस्सी को थामे पहाड़ से नीचे इस मोटी तार की मदद से उतरेंगे। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? मैं ये हरगिज सब नहीं करूंगी। तुम हो ही कौन मेरे? वो इसके इरादे जानकर भुनाई तरीका तो वो समझ ही गई थी। यमामा जिद मत करो। इस वक्त शहनशाह की बात बिगड़ा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे साथ यूं कभी भी मर कर भी नहीं। या मामा पीछे की जानिब होते मुसलसल नफी में सर हिलाने लगे। शहनशाह के साथ नहीं जाओगी? नाइल के साथ तो जाओगी। अब की बार शहनशाह ने नरम लहजे में पूछा, और ये पूछना ही था कि यमामा के असाब पर धमाका गिर गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? तुम नाइल को कैसे जानते हो? यमामा फटी फटी आंखों से दहशत ज़दा से इसे देख रही थी। शहनशाह ने गहरी सांस खारिज करके एक फैसला किया। अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोले। यमामा खामोशी से लब सी इसके एक एक हरकत को देख रही थी। शहनशाह अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उंगली से कुछ खुरचा। उसकी जिल्द वहां से उखड़ गई। तीन उंगलियों में अपनी जिल्द का वो उखड़ा हिस्सा पकड़कर इसके ऊपर की जानिब करते खींच कर उतारा। कोई मास्क था। यमामा ने यकदम मुंह पे हाथ रखकर अपना चीख का गला घोटा, क्योंकि इस मास्क के नीचे हल्के शेव वाला कोई और ही चेहरा यमामा के सामने था। लंबे बाल और घनी दाढ़ी मूछें इस मास्क के साथ उतर चुकी थी, और जो चेहरा नजर आया वो बेहद जाना पहचाना। तुम्हारा खादिम नाइल। शहनशाह ने सीने पे हाथ रखे इसकी फटी फटी हैरत ज़दा नजरों में देखते हुए हौले से मुस्कुरा कर कहा। फारान शिद्दत से इस तफ्तीशी अफसर की फोन की कॉल का इंतजार कर रहा था। क्या बात है बेटा, जब से आए हो परेशान लग रहे हो? कुछ पता नहीं चल सका या मामा के कातलों का? रबिया कब से फारान को बेचैन देख रही थी। सपारा पड़ते बार बार नजर इसकी मुस्तरिब चेहरे पर जा रही थी। अभी एक ही दिन तो हुआ था या मामा की वफात को। कुछ देर पहले इसकी कुल अदा किए गए थे। मेहमान सभी जा चुके थे। अहमद भी किसी से मिलने गए हुए थे। रबिया इस वक्त लॉन्ज में बैठी कुरान की तिलावत में मसरूफ थी। कल से दिल को करार नहीं मिल रहा था। या मामा को गो के इनके साथ नहीं रहती थी, मगर इन्हें इत्मीनान था कि वो यहीं पर है। इनके साथ ना सही मगर इनके आसपास इसी दुनिया में मौजूद है। मगर कल इसकी मौत के बाद इनकी बेहद बुरी हालत थी। सबने समझाया, मगर दिल को करार कैसे आ सकता था? आखिर अहमद के कहने पर इस वक्त कुरान लेकर बैठी तो लगा जैसे कहीं जज्बात में ठहराव आया है। फारान सुबह का घर से निकला खत्म की दुआ से कुछ देर पहले ही घर आया था, और तब से गायब दिमाग और बेचैन था। आखिर इस वक्त रबिया ने वजह पूछी नहीं। नहीं अम्मा, मगर उम्मीद है जल्द ही हम उन तक पहुंच जाएंगे। सामने सोफे पे बैठी रबिया को इसने चौंक कर देखा। मोबाइल हाथ से रखकर इन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया। इसी असना में इसके मोबाइल की बजने की आवाज आई। सरस से हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा मोबाइल फिर से उठाकर वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। हेलो जी सर। वो बात करता हुआ बाहर लॉन में चला गया। फारान या मामा का मोबाइल ट्रेस हो गया है, मगर इस कातिल शुमारी इलाका जात के किसी इलाके में मौजूद है। हमें कम अज कम भी आज रात का वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। इसने तफसील से सच फारान को बताएं। कोई मसला नहीं, आप फौरन से पहले वहां जाएं। क्या मैं साथ जा सकता हूँ? फारहान का बस नहीं चल रहा था कि इसके कातिल को फौरन से पहले मंजर आम पर लाए। अरे नहीं, हमारी टीम के अलावा किसी और को इजाजत नहीं इस तरह के मिशन पर निकलने की। मैं तुम्हें वक्तन फौक्तन आगाह करता रहूंगा। इसने सहूलत से फारहान को मना किया। ठीक है। फारहान ने एक दो बात के बाद फोन बंद किया। अब इसे इत्मीनान था कि यमामा की कातिल तक वो जल्द ही पहुंच जाएगा। जब तक पुलिस इसे पकड़ नहीं लाती तब तक इसने यमामा का अधूरा काम मुकम्मल करना था। इसी रात इसने वकार को
वक़ार की वो वीडियो जिसमें इसने यमामा को ऑफिस आकर इसे धमकी दी थी, इसकी बिना पर इसके खिलाफ केस तैयार किया, जिसमें यमामा के मरने को वाज़ेह तौर पर कत्ल का करार दिया। इसकी गाड़ी के टायर पंक्चर होने का हवाला भी दिया। अब ये केस इसे अगले दिन अदालत में पेश करना था। नाइल वो महज होठों को जुम्बिश ही दे पाई। हवास तो तब कब के गुम हो चुके थे। वो कैसे अपनी आंखों और अपने समातों पर यकीन करती, जिस शख्स पर वो अपनी बाकी प्यारों के साथ बहुत पहले फातिहा पढ़ चुकी थी, यकदम वो यूं सामने आ गया। इसके हवास तो मुअत्तिल होने ही थे। हाँ, तुम्हारा नाइल। नाइल ने इसके हैरतज़दा चेहरे को नजर भर देखा। ये कैसे हो सकता है? नाइल जिंदा हकला कर बोली, चेहरे से अब हैरत की जगह बेयकीनी टपक रही थी। अभी यहाँ से चलो प्लीज, गाड़ी में बैठकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। नाइल ने इल्तिजा की, मगर यमामा अब तक बेयकीनी के जेर असर थी। वो यकीन करती भी तो कैसे? किन किन मुश्किलों से जिंदगी गुजरी थी, वो भी अकेले। अगर वो जिंदा था तो अब तक उसके पास क्यों नहीं आया था? और फिर यूं अचानक आकर शहंशाह का रूप धार का ये सब क्या मुअम्मा था? सवालों की एक लंबी कतार इसके दिमाग में चलना शुरू हो गई। मैं कैसे मान लूं कि आप ही नाइल है? इसकी निगाहों में शक हिलकोरे लेने लगे, क्योंकि इज्जत वाले ही इज्जतों की हिफाजत करना जानते। अगर मैं बदमाश और दहशतगर्द ही होता तो तुम्हारी इज्जत की परवाह कभी न करता। और अपने दिल से पूछ कर बताओ, क्या यहाँ आने के बाद किसी भी लम्हे तुम्हें मेरी मौजूदगी में ये खौफ आया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? नाइल के इतने वाज़ेह जवाब के बाद वाकई शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो तभी तो हैरतज़दा थी कि ये किस किस्म का दहशतगर्द है जो यमामा को गलती से भी गलत नीयत से नहीं देखता। मगर फिर भी वो फिर से खौफ और बेयकीनी से इसे देखते बोली, इसकी तशवीश गलत नहीं थी। इतनी मुसीबतों के बाद वो ये कैसे यकीन कर ले कि इसकी जिंदगी, इसका नायल इसी दुनिया में कहीं था? नाइल चंद कदम आगे आया। वो जान गया था कि यकीन के कुछ जुगनू उसके हाथ में इस वक्त थमाने बेहद जरूरी है, वरना वो तो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। आंसुओं का वो समंदर जो न जाने कितने सालों से अपने अंदर छुपाए बैठी थी, अब किसी अपने को नजरों के सामने देखकर आंखों से बहने को तैयार था। नाइल इसका चेहरा दोनों हाथों में थमा, मोहब्बतों के जुगनू आंखों में ली, वो भी जैसे इसके एक एक नक्श को हिफ्ज कर रहा था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए बचा लिया था। न जाने कितने सालों से इन लम्हों का इंतजार कर रहा था कि तुम्हें बताऊं, यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे आस पास ही हूँ। अल्लाह ने हमें जुदा नहीं किया, मगर बहुत सी रुकावटें थी जिन्होंने मुझे तुम तक आने नहीं दिया। मैं वो सब तुम्हें बताऊंगा, मगर इस वक्त यहाँ से चलो। मैं दोबारा जुदाई तुम्हारे और अपने बीच में कभी नहीं आने दूंगा, सिवाय मौत के। यमामा पलक तक नहीं झपका रही थी। आंसू थे कि लड़ी की सूरत बहे चले जा रहे थे, जिन्हें नाइल अपनी मोहब्बत से अपनी हथेलियों में जज्ब कर रहा था। अपनी मौजूदगी का यकीन इसने यमामा के माथे पर प्यार की मोहर की सूरत में दिलाया। यमामा ने आंखें बंद करके जैसे ही इसके होने की हकीकत को कबूल किया, इससे कंधे से सर लगाए आंसू को बहने दिया। इसे ऐसे लगा जैसे तपती धूप से वो ठंडी छांव में आ खड़ी हो। वो जिंदगी के जो इसके लिए महज सांसों का चलता एक रब था, अब इन लम्हों में इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जिंदगी की तार दोबारा वहीं से जुड़े जहां से वो यमामा को खत्म होती महसूस हुई थी। नाइल ने धीरे से इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बांध कर जोर से इसे खुद में भींच कर जैसे खुद को यकीन दिलाया कि जिन लम्हों को वो ख्वाब समझता था आज मुजस्सिम इसके सामने है। इसकी कुल कायनात इस वक्त इसकी मजबूत बाजुओं में खुद को दुनिया से छुपाई खड़ी है। आंखें मूंदे वो इन लम्हों के जेर असर थे। नाइल ने बड़ी मुश्किल से खुद को ये पावर करवाया कि इसे अभी इन लम्हों को मुख्तसर करके यहाँ से निकलना है। आंखें बमुश्किल खोल कर इसने हाथ में पकड़ी बेल्ट का एक सिरा इमामा के गिर्द बांधा, दूसरा सिरा अपने कमर के गिर्द मजबूती से बांध कर इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। यमामा, हमें अभी यहाँ से फौरी निकलना है। यमामा के कान के करीब इसने सरगोशी की। यमामा ने मुश्किल से सर उठाकर अपनी सांफ की। चले। नाइल ने इसकी आंसू से भीगी आंखों को सवालिया नजरों से देखे। वो कैसे ना खुद इसको हवाले करती। वो शहंशाह नहीं था जो इसका नाम महरम हो, वो तो नाइल था इसका महरम, इसका नाके। वो इसकी मनकूहा जिसके लिए इसने अपनी सारी जिंदगी दान कर रखी थी। न इससे पहले कोई इस जिंदगी में था, न इसके बाद कोई इसकी जिंदगी में आने वाला था, क्योंकि इसी को आना था। और वो था यहाँ इस लम्हे इसके सबसे करीब। इसने बमुश्किल असबात में सर को हिलाया। डर तो नहीं लगेगा? नाइल ने फिर से सवाल किया। आप साथ हैं ना, तो फिर डर कैसा? मोहब्बत भरे लहजे ने नाइल को यकगोना सुकून दिया। मोहब्बत से इसे फिर से मजबूती से अपने साथ लगाया। एक हाथ इसके गिर्द बांधे, दूसरे हाथ से रस्सी को मजबूती से थामे। वो पहाड़ के सिरे से होता हुआ जमीन छोड़ चुका था। इस लम्हे हकीकत में वो एक दूसरे को थामे हवाओं में उड़ रहे थे। खुद से ज्यादा इसे बस यमामा की फिक्र थी।
اس زندگی کی فکر تھی۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی دوسرے کیس، تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ چلے جی انشاءاللہ اگلے کیس میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔